वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम अपने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग 11th क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 11th क्लास की बात करूं, आप मेरी क्लास को रेगुलर बेसिस पे बच्चों अगर देखोगे तो मैं आपको 100% एश्योर कर सकता हूं कि आपको कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब आपका अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है, आप अकाउंटिंग करते क्यों हो। सिंपल फंडा है पहला, टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आप मुझे बताओ, आपके बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस बोले तो आप कभी सामान खरीद रहे हो, आप कभी सामान सेल कर रहे हो, आप किसी को रेंट पे कर रहे हो, कहीं से आपको कमीशन आ रहा है, कहीं पर ही आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ रहा है, इंप्लॉइज को सैलरी देनी पड़ रही है। दे ऑल आर ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। सर अगर हम इनको रिकॉर्ड ना करें तो क्या होगा? अरे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप एक बिजनेस हो, ठीक है, अगर आप इनको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो आपके बिजनेस में चल क्या रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपका अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपके सारे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक होती है उसे क्या कहते हैं? जर्नल। और उसके बाद लेजर में पोस्टिंग भी करी जाती है, जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, आपको मैंने बताया है अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है बेटा वो क्या है? प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई करना। और प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई करना अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। और अकाउंटिंग का सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये यही है। कोई भी पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है, या हमने ही इस डिजिटल क्लासरूम का सेटअप किया है, इसमें कुछ मनी इन्वेस्ट किया है, इसमें मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है, इससे हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इन सब से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसको बताना जो काम करता है, इसको बताने का जो काम करता है वो करता है अकाउंटिंग। तो प्रॉफिट और लॉस को निकालना भी हमारा अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था फाइनेंशियल पोजीशन जिससे पता लगती है उसे क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। क्या कहते हैं उसे? बैलेंस शीट। तो सिंपल मतलब क्या है बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन को निकालना। देखो प्रॉफिट लॉस बात करते हैं परफॉर्मेंस की, बट अगर मैं पोजीशन की बात करूं कि मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है, तो वो हमारे एसेट्स और हमारे लाइबिलिटीज को देख के पता लगता है। एसेट्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने ओन कर रखी है उसका हमें कोई ना कोई बेनिफिट होता है। कैश, बैंक बैलेंस, लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, फैक्ट्री, दे ऑल आर एसेट्स। और लाइबिलिटीज टोटल अमाउंट पेबल बाय एन एंटरप्राइज, आपने जितना भी टोटल आपके ऊपर कर्जा है वो सारा आपका लाइबिलिटीज है। जिन दोनों को देख के आपको आपकी पोजीशन के बारे में पता लगता है। तो पोजीशन आपकी कैसी है वो भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। वेरियस यूजर्स, यूजर कौन होते हैं? जो अकाउंटिंग का यूज करते हैं। अभी आगे हम डिटेल में यूजर्स को डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूं। बेटा बैंक आपको लोन देने से पहले आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों चेक करेगा। मतलब आपका प्रॉफिट लॉस देखेगा, आपकी बैलेंस शीट देखेगा। तो आप मुझे बताओ उनके यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग ही तो प्रोवाइड करता है। बैंक कह रहा है घर जा अपनी बैलेंस शीट लेके आ, घर जा अपना प्रॉफिट लॉस मुझे बता। तो मैं घर जाके किसके पास जाऊंगा? मैं अकाउंटिंग को ही देखूंगा। अकाउंटिंग से ही जो डाटा मुझे, जो रिजल्ट मुझे मिला है वही तो मैं बैंक के मुंह पे फेंक के मारूंगा, ये ले मेरी परफॉर्मेंस, ये ले मेरी पोजीशन। और तब जाके कहीं ना कहीं मुझे लोन मिलने में आसानी हो सकती है। टू असिस्ट द मैनेजमेंट। असिस्ट द मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कौन होता है बेटा? मैनेजमेंट होता है जो आपके बिजनेस को मैनेज करता है। मैनेजमेंट कौन होता है? जो आपके बिजनेस को मैनेज करता है। और आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसको टाइम टू टाइम पे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं।
और बहुत सारे डिसीजंस लेने में हेल्प कौन करेगा? अकाउंटिंग। मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूं, फोर्ड कंपनी अभी अभी इंडिया छोड़ के गई, तो इंडिया छोड़ के जो गई ऐसे ही नहीं चली गई होगी। उन्होंने अपने बुक्स को, अपने फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज किया होगा। उन्होंने देखा कि प्रीवियस कई ईयर से हमें लॉस हो रहा है और हमारी सेल में ग्रोथ भी नहीं हो रहा, तो चलो ऐसा करते हैं, इंडिया के ऑपरेशंस को बंद कर देते हैं। तो मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन किस बेसिस पे लिया? कि मुझे लॉस हो रहा है, मेरी सेल में ग्रोथ नहीं हो रही। तो बताओ, उसे बताया किसने कि आपको लॉस हो रहा है? उसे बताया किसने कि आपकी सेल में ग्रोथ नहीं हो रही? सब कुछ अकाउंटिंग ने। तो मैनेजमेंट को ये एक तरह से असिस्ट करने का, गाइड करने का, है ना, फैसिलिटेट्स करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैंने आपको अभी यहां पे बताया है। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एक बार आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर खत्म हो गए तो सर अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव अगर आपके खत्म हो गए बेटा, अब हम जो ये चीज करने जा रहे हैं, ये हैं अकाउंटिंग के एडवांटेज। क्या है अकाउंटिंग के एडवांटेज? अकाउंटिंग के ये हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज में आपका ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते काफी सारी चीजें होंगी। पहला, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्रोवाइड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती क्या है बेटा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का सिंपल मतलब है कि आपने परफॉर्म कैसा किया है। क्या आपने इस साल प्रॉफिट अर्न किया है? क्या आपने इस साल लॉस इनकर्ड करा है? इस बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वो कौन है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक एडवांटेज ये है कि ये आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा कि आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है या लॉस इनकर्ड। दूसरा, प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सेम पॉइंट, आपको पता है एक मैनेजमेंट को अकाउंटिंग प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कोई भी मैनेजमेंट इतने बड़े बड़े डिसीजन लेता है वो बिना अकाउंट्स को अपने साथ में लिए नहीं। सिंपल फंडा है, अंबानी ने एक चीज कही थी, टाइम टू टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्री बहुत सारी कंपनियों को टेक ओवर करता रहता है। तो जब भी वो टेक ओवर करता है तो हर चीज का वो एनालाइज करता है। वो उसकी अकाउंटिंग देखेगा, वो उसके फाइनेंशियल्स देखेगा। तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल डाटा के बेस पे अपने डिसीजंस लेता है। तो ये सारी चीजें भी आपके एडवांटेज में आएंगी। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। द वर्ड कंपैरेटिव स्टडी मतलब कंपैरिजन। आपको पता है कि हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं। अगर आप घर में भी रहते हो तो आपका कंपैरिजन आपके पड़ोसियों से भी हो सकता है और आपका कंपैरिजन आपके भाई बहनों से भी हो सकता है। तो वैसे ही जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका भी कंपैरिजन होता है। हम रिलायंस कंपनी को टाटा कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, किसके बेसिस पे करेंगे? अकाउंटिंग के बेसिस पे। तो इसकी सेल इतनी है, इसकी सेल इतनी है, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, और इसे कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। जब हम एक कंपनी का कंपैरिजन दूसरी कंपनी से करते हैं। लेकिन एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, जिसके अंदर हम अपनी ही परफॉर्मेंस को अपने से ही कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने पिछले 5 ईयर का सेल का कंपैरिजन किया कि मेरी 2018 में इतनी सेल थी, 19, 20, 21, 22। तो इससे मुझे पता लगता है मेरी सेल का ग्रोथ ट्रेंड है या मेरी सेल स्टेबल है। ऐसे ही जब मैं अपने परफॉर्मेंस को अपने प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करता हूं, उसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और जब मैं अपनी कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन किसी और कंपनी से करता हूं तो उसे कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और इस कंपैरेटिव स्टडी को पॉसिबल बनाता है कौन? आपका अकाउंटिंग। हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सर ये सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या है? अरे बेटा एक बात बताओ, अगर देश में रहना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। हर गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है आपका? वो होता है टैक्स। सिंपल फंडा है, अगर आप सेल करोगे तो सेल पे दोगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे कहते हैं जीएसटी। और जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे उस प्रॉफिट पे आप पे करोगे बेटा क्या? इनकम टैक्स। तो आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि इनकम टैक्स पे करना है, किस बेसिस पे करोगे? प्रॉफिट के बेस पे।
और वो प्रॉफिट आपको कौन बताएगा? अकाउंटिंग। आप कहोगे जीएसटी पे करना है, किस बेसिस पे करोगे? सेल्स के बेसिस पे। वो सेल्स आपको कौन बताएगा? अकाउंटिंग। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, अगर आप टैक्स लायबिलिटी को सेटल नहीं करोगे, सरकार को टैक्स नहीं दोगे, तो आपकी फर्म बंद हो सकती है बेटा। तो अकाउंटिंग देखो कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी टैक्स लायबिलिटीज को सेटल करने में आपकी हेल्प करता है। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। सर लोन लेने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? आप मुझे एक बात बताओ बेटा, कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन, आप बैंक में जाओ, दे देगा। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले जाओ, कितने भी डिजाइनर सूट पहन के ले जाओ, कितनी बड़ी गाड़ी आप अपने साथ ले जाओ, 4 बाउंसर भी रख के ले जाना, बैंक आपको लोन नहीं देगा। बैंक आपको अगर लोन देगा तो आपके फाइनेंशियल डाटा के बेस पे देगा, जिसमें आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट होगा, विच शोज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। आपके बैलेंस शीट के बेसिस पे देगा, जहां आपकी पोजीशन के बारे में पता लगेगा। अगर आपकी पोजीशन अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको लोन मिल जाएगा। और अगर ये दोनों आपकी बेकार हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो लोन को प्रोवाइड करवाने में भी आपका ये बहुत हेल्पफुल होता है। और लास्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, सिंपल फंडा है डिसीजन, ये फिर से वही पॉइंट आ गया। अगर किसी भी मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो फाइनेंशियल डाटा तो उसके पास होना चाहिए। मैंने कहा इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना बंद कर दो क्योंकि ये लॉस मेकिंग है, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना बंद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। लेकिन मुझे बताया किसने कि ये लॉस मेकिंग है? मेरी अकाउंटिंग ने। तो हुआ ना, अकाउंटिंग से पता लगा लॉस हो रहा है, लॉस से मैंने डिसीजन लिया प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर दो। तो डिसीजन मेकिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे आपके अकाउंटिंग के। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे ब्रांचेस से पहले एक चीज और कर देते हैं, यूजर। ये यूजर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 12th क्लास में भी आता है। देयर आर, अब ये जो इंप्लॉई है बेटा, इसको ना अब एक्सटर्नल यूजर में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इंटरनल यूजर में आप सिर्फ 2 नाम लिखोगे, ओनर एंड मैनेजमेंट। ओनर कौन होता है? ओनर को और क्या कहते हैं? ओनर को बिजनेसमैन भी कहते हैं, ओनर को प्रोपराइटर भी कहते हैं, हु इन्वेस्ट मनी इन हिज ओन बिजनेस, जो अपने ही बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक ओनर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर क्या है? यूजर मतलब जो उन डाटा को यूज करता है। अरे मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई किसी धंधे में डाली है, अगर उस धंधे से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है मुझे ही पता नहीं लग रहा, तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो एक ऑनर, क्या मेरा कैपिटल इस बिजनेस में सेफ है या नहीं है? क्या मुझे ग्रोथ मिल रही है? मुझे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा? मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? इन सारे सवालों के जवाब उसे कहां से मिलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। दूसरा आपका मैनेजमेंट, ये फिर वही बात हो गया, मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम पे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कभी उन्हें क्या करना पड़ता है? कॉस्ट कंट्रोल। क्या करना पड़ता है? कॉस्ट कंट्रोल। आप मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास एक पानी की बोतल है, ठीक है, मैं मार्केट में इसको 10 रुपए में बेच रहा हूं, लेकिन इसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 9 रुपीज पर बोतल। अब मैंने कहा मैनेजमेंट, यार ये 9 रुपए की मुझे पड़ रही है, मैं 10 की बेच रहा हूं और प्रॉफिट तो अच्छा खासा मैं कमा नहीं रहा, बल्कि किल्ले और कंपनियां तो पता नहीं कितना अच्छा पैसा कमा रही हैं। तो मैंने कहा मैं कुछ कॉस्ट कटिंग करूंगा, मैं उन इंप्लॉइयों को हटाऊंगा जो बिल्कुल भी स्किलफुल नहीं है। मैं अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जाऊंगा, जहां पे मैं प्रोडक्शन के लिए अच्छी मशीनों का यूज करूंगा। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब यह होता है कि मेरा प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही महंगा हो रहा है या मेरी कंपनीज में कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है। लेकिन वो ये डिसीजन क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे अकाउंट्स ने बता दिया कि आपको लॉस क्यों हो रहा है, आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो। तो ये भी मैनेजमेंट एक यूजर होता है जो अकाउंटिंग के बेस पे टाइम टू टाइम पे अपने डिसीजंस को लेता है। एक्सटर्नल में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। बैंक कौन होता है? जो किसी बिजनेस को लोन देता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? बैंक, देखो एचडीएफसी, एक्सिस, ये तो बैंक है, लेकिन
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सिर्फ लोन देती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी का मैं एग्जांपल लूं, इंडिया बुल्स करके कोई नाम था, है ना। आप अगर टाटा कैपिटल देख लो, टाटा कोई बैंक नहीं है बट टाटा कैपिटल आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखकर ये एनालाइज करते हैं कि जो मैंने आपको लोन दे रखा है क्या मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैंने आपको लोन नहीं दे रखा तो मैं आपको लोन दूं ना दूं, अपने लोन की सेफ्टी और रिकवरेबिलिटी को चेक करने के लिए बैंक को भी एक तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर कहा जाता है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं, और कोई भी पर्सन आपके बिजनेस में मनी तभी इन्वेस्ट करेगा जब बेटा वो आपकी पोजीशन और परफॉर्मेंस को अच्छा पाएगा। आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होते हैं बेटा? क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो आपको उधार पे सामान देते हैं। आपको पता है बिजनेस में बिना उधार के कुछ नहीं चलता। आप अगर कोई भी ट्रेडर या कोई भी मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपने पेरेंट से या किससे पूछना कि बिना उधार के कोई भी काम नहीं चलता है। तो एक बात बताओ, उधार भी बेटा ये कड़वा सच है, उधार भी उसको दिया जाता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। अगर आपकी फर्म लगातार लॉस में जा रही है, आपके पास एसेट्स के नाम पर कुछ भी नहीं बचा और लायबिलिटी के नाम पे पहाड़ है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी ट्रेडर आपको सामान क्रेडिट पे क्यों देगा? तो क्रेडिटर इस बात का एनालाइज करने के लिए कि इनको मैं उधार पे सामान दूं या ना दूं, आपकी फाइनेंशियल डाटा को चेक करते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट वो होती है जो हमसे टैक्स लेती है। और टैक्स की कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है? आपके सेल्स के बेसिस पे, आपके प्रॉफिट के बेसिस पे। और आपकी सेल और आपके प्रॉफिट को कौन बताता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जब रिकॉर्ड करोगे आप तभी तो पता लगेगा आपकी सेल कितनी है। जब अकाउंटिंग के थ्रू अपना फाइनेंशियल डाटा बनाओगे, आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे, तभी तो पता लगेगा आपका प्रॉफिट कितना है, और उसी बेसिस पे तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेटल कर पाओगे। रिसर्चर, रिसर्चर्स कौन होते हैं बेटा? जो रिसर्च करते हैं। आपने फोर्ब्स मैगजीन, टाइम मैगजीन का नाम सुना होगा। वो कहते हैं इंडिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियां ये हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन ये हैं, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन ये हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको वो प्रोवाइड करते हैं किस बेसिस पे करते हैं? आपके फाइनेंशियल डाटा के बेसिस पे। पब्लिक या कंज्यूमर, कंज्यूमर क्यों होती है बेटा? आप मुझे बताओ। सिंपल फंडा है, कंज्यूमर वो होती है जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है। तो एक कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी आपके बुक्स में इसलिए होता है कि आप जब तक प्रॉफिटेबल होंगे, आप जितना तरक्की करते रहेंगे तो कंज्यूमर का आपके ऊपर भरोसा, ट्रस्ट बना रहता है। लेकिन जहां कंपनी डूबती है तो पब्लिक का भी आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म होता रहता है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए कंज्यूमर भी आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक कर रखा है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी है। अब लास्ट इंप्लॉई है, जो मैंने बोला था ये उठ के नीचे ही आ गया। इंप्लॉई कौन होता है बेटा? जो आपके वहां काम करता है, जो आपके वहां सुबह 10 बजे आता है और 6 बजे जाता है, आपके सारे कामों में आपकी हेल्प करता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो मार्केटिंग हो। तो इंप्लॉई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। तो कहने का सिंपल मतलब यह है कि इंप्लॉई जो है वो हमेशा उसको क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए, साल में एक बार बोनस चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए डेवलपमेंट की। तो इन सब चीज़ों के लिए वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता रहता है। आप बताओ, अगर एक कंपनी डूब रही है तो आप भी सोचोगे ना, अरे यार मेरी कंपनी तो डूब रही है, चलो कहीं और जॉब सर्च करते हैं। तो एम्प्लॉय भी एक तरह से यूजर हो गया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट बोले तो वो है हमारा डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बेटा, आप 11th क्लास में या देखें ये पूरा ब्रांच अकाउंट आप 11th एंड 12th में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल। ये अकाउंटिंग आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा, और ये हल्का फुल्का 12th में,
और बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल पे ही आएगा। तो अकाउंटिंग तीन तरह की होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है वो अकाउंटिंग जो आपको आपके रिजल्ट बताता है, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी पोजीशन का कैलकुलेशन करता है। तो 11th क्लास में या अभी तक मैं जिस अकाउंटिंग की बात कर रहा था कि अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग वो सारी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। आप अपनी बुक का जो सबसे पहले फ्रंट कवर पेज है वो देख लो, वहां पे साफ साफ लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, समराइज करके आपको परफॉर्मेंस और पोजीशन बताती है, ठीक है, जो कि आप 11th 12th में पढ़ोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? आपने बेटा एक कोर्स सुना होगा, एक तो सीए सुना होगा, एक सीएस सुना होगा, एक होता है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो पहले आईसीडब्ल्यूए होता था। बेटा कॉस्ट क्या है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, ये देखिए ये डिजिटल पेन है, इस प्रोडक्ट को बनाते हुए भी इसकी कॉस्ट का हमें पता होना जरूरी है। इसको बनने में पहले रॉ मटेरियल लगता है, इसको बनने में लेबर कॉस्ट लगती है, मशीनरी यूज होती है, जिस फैक्ट्री में ये बन रहा है वहां का रेंट जाता है, वहां का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है, वहां इंप्लॉई है, सब कुछ जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको पता लगता है कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। और अगर आपको किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, बेटा मुझे डिसाइड करना है कि ये फोन जो है मैं 20,000 का मार्केट में बेचूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे पता तो होना चाहिए इसकी कॉस्ट क्या है। तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की यूज होती है, जिसमें आप ओवरहेड्स, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट शीट, बहुत सारी चीजें पढ़ती हैं। यह आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है बेटा, आप पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग वहां पे पढ़ेंगे। फिर ये जो मैनेजमेंट है, ये एक रिसेंटली डेवलप्ड अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है बेटा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैनेजमेंट का मतलब है ये एक हायर लेवल की, एनालिसिस लेवल की अकाउंटिंग है। आप मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है, एक कंपनी के पास बेसिकली दो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। अगर मुझे पैसा उधार चाहिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब मुझे पैसे की जरूरत है, एक तो मैं कहता हूं कि आजा भाई मेरे साथ आजा, मालिक बन जा, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे। तो आप आए, आपने मेरे उसमें पैसा लगाया, अब जो भी प्रॉफिट होता है हम दोनों बांट लेते हैं। लेकिन एक सोर्स है, मैंने आपसे कहा मुझे उधार पैसा दे दे यार, मालिक नहीं बनाऊंगा लेकिन हर साल एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट दूंगा। तो दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। देखो, जो मैंने उधार लिया है, उधार वाले को मुझे इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस। बट यहां क्या है, मुझे अगर लॉस हो रहा है तो मुझसे इसे शेयर करना है लॉस भी, और प्रॉफिट हो रहा है तो भी शेयर करना है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड बर्डन मेरे सर पे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ, चाहे मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो, लाख का हो, 10 लाख का हो, करोड़ का हो, इसका इंटरेस्ट जितना बनता है मैं इसको उतना ही दूंगा। बट यहां क्या है, अगर मेरे को जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे कंपनीज के पास बहुत सारी चॉइसेस आती हैं कि पैसा जब क्रेडिट पे उधार, अगर पैसे की जरूरत है तो कैसे उस पैसे को ले। अगर मुझे कोई बिल्डिंग लेनी है तो बिल्डिंग को मैं रेंट पे लूं या बिल्डिंग को मैं खरीद लूं। रेंट पे लेने से क्या होगा, मेरा मंथली रेंट जाएगा, बट एकदम से मेरे पे 10, 20, 50 लाख का बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन रेंट मुझे हर महीने देना पड़ेगा। बट बिल्डिंग लेने से क्या होता है, एक बार इन्वेस्टमेंट तो हो गई, बट मुझे आप रेंट नहीं देना। तो एक मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम पे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं फाइनेंस लाइन में। उन डिसीजंस के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। ये आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग चैप्टर है आपका, है ना, और भी अकाउंटिंग रेशोज हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, ये सब आप बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हो। तो बेसिकली हमने जो पढ़नी है वो सिर्फ क्या पढ़नी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको टॉपिक समझाया, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, आपके यूजर्स एंड लास्ट आपके ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एक क्लास और ये आपका चैप्टर खत्म।
और फिर हम अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे डेली बेसिस पे इन क्लासेस को मैं अपलोड करके आपको ये बताऊंगा कि अकाउंटेंसी इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको ऑफलाइन सेंटर हमारा ज्वाइन करना है तो करोल बाग और जीटीबी नगर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।